कम विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर ज़्यादा है और यह जो है 1.6% की वृद्धि दर से बढ़ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आगामी 30 सालों में जनसंख्या वृद्धि 98% विकासशील देशों व अविकसित देशों में हो जाएगी। विकसित देशों में अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या वृद्धि दर 1% है, लेकिन ऐसा होने के मुख्य कारण वहाँ प्रवास है। इन देशों में दूसरे देशों से काफ़ी संख्या में लोग आकर बस जाते हैं और जनसंख्या दर में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कुछ देशों में जनसंख्या वृद्धि शून्य या ऋणात्मक है। इस श्रेणी में हंगरी, इटली, पुर्तगाल, सोवियत संघ इत्यादि शामिल हैं। पूर्व यूरोप के देशों में ऋणात्मक दर का कारण वहाँ के लोगों का पलायन निम्न स्तर के स्वास्थ्य को दर्शाता है। अफ्रीका के देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिकतम है, यह 2.4% है और इसी कड़ी में पश्चिमी एशिया 2.2%, मध्य अमेरिका 1.9%, दक्षिणी मध्य एशिया में 8.8% शामिल है। एक क्षेत्र से विभिन्न देशों की जनसंख्या वृद्धि दर अलग अलग हो सकती है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में पाकिस्तान की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। वृद्धि दर में ये भिन्नताएं कई कारणों की वजह से हो सकती हैं, जैसे जागरूकता का अभाव और गर्भ निरोधक साधनों का उपलब्ध न होना, अनपढ़ता, गरीबी, स्त्रियों का निम्न स्तर इत्यादि। जनसंख्या की स्थिति को स्थिर करने के लिए इन मुद्दों का निवारण अति आवश्यक है और परिवार कल्याण कार्यक्रम जिनका उद्देश्य स्त्रियों और बच्चों को सशक्त और शक्तिशाली करना है, उनको अवेयर करना है, इसके माध्यम से प्राप्त हम कर सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट 12 अक्टूबर 1999 के आंकड़ों के अनुसार विश्व की जनसंख्या 6 बिलियन तक पहुंच गई है। हर सेकंड में 5 बच्चों का जन्म होता है, जिनमें से 2 की मृत्यु हो जाती है और 3 लोग जो है प्रति सेकंड की बढ़ोतरी होती है। विश्व जनसंख्या अगले 40 सालों में 12 अरब तक पहुंच जाएगी। पिछली शताब्दी में हुई वृद्धि मृत्यु दर और जन्म दर के अंतर के कारण हुई है। जनसंख्या में हो रही बढ़ोतरी अपने आर्थिक और वह पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों से सारे संसार को प्रभावित करती है। जनसंख्या का वर्तमान स्तर मानव कल्याण में एक बड़ी रुकावट का कार्य कर रहा है। अतः हमारे लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न पहलुओं को समझें तथा उसका निवारण करें। जनसंख्या विस्फोट वह स्थिति है जब लोगों की संख्या उस संख्या से बढ़ जाए जो पृथ्वी पर आराम से, खुशी से और स्वस्थ रूप से रह सकते हैं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए दुनिया रहने योग्य बनी रहे, ऐसी व्यवस्था में बरकरार रह सकती है। परिभाषा से यह स्पष्ट हो गया है कि जनसंख्या विस्फोट सिर्फ अधिक जनसंख्या ही नहीं है, परंतु यह प्राप्त संसाधनों पर निर्भर करती है। अगर संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो जनसंख्या को विस्फोट नहीं कहा जाता। तीव्र वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं? एक तो मृत्यु दर में गिरावट। आजकल जो है विज्ञान की उन्नति के कारण विभिन्न जो है दवाइयाँ उपलब्ध हैं, मेडिकल के साधन उपलब्ध हैं, उसकी वजह से मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है। खाद्य सुरक्षा, खाद्य उत्पादन में प्रशंसनीय वृद्धि हुई है। हरित क्रांति भी इसका एक कारण है। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, उर्वरक, कीटनाशकों, मशीनों का उपलब्धता, बेहतर सिंचाई के साधनों की व्यवस्था की वजह से खाद्य सुरक्षा को हम संभव बना पाए हैं। लोक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, पिछली शताब्दी में बड़ी उपलब्धि, बीमारियों पर हद तक कंट्रोल पाया गया है और वैज्ञानिकों ने कई बीमारियों के उपचार और बचाव के तरीकों को ढूंढ लिया है। इसकी वजह से लाखों लोग जो एक शताब्दी पहले विभिन्न बीमारियों के कारण कालग्रसित हो जाते थे, अब जीवित रहते हैं और जनसंख्या हमारी बढ़ रही है। महामारी जैसे हैजा, प्लेग आदि के वजह से जनसंख्या नियंत्रण में रहती थी, परंतु अब प्राय ये बीमारियां नगण्य हो चुकी हैं और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता की वजह से औसत आयु में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। टीकाकरण, जनसंख्या वृद्धि का एक बड़ा कारण नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी है। ऐसा कुछ प्रमुख बीमारियों जैसे इन्फ्लुएंजा, चेचक, पोलियो, तपेदिक आदि के टीकों की खोज की वजह से संभव हो पाया है। चिकित्सा क्षेत्र में आए विकास से दुनिया के सभी देशों की जनसंख्या प्रभावित हुई है और इसकी वजह से मृत्यु दर में गिरावट आई है। विकासशील और कम विकसित देशों में जन्म दर ज़्यादा बनी हुई है और वृद्धि दर में गिरावट नहीं हो पाई है। इस वजह से जनसंख्या की स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई है। जनसंख्या विस्फोट के क्या परिणाम हैं? माल्थस 1798 के अनुसार उनका प्रसिद्ध निबंध जनसंख्या के नियमों पर निबंध
में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जनसंख्या प्राप्त साधनों को अपेक्षाकृत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसकी कंपैरिजन में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है और मृत्यु दर में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ये जो है जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। राष्ट्रीय संसाधनों पर प्रभाव, इसके दुष्प्रभाव, राष्ट्रीय संसाधनों पर दबाव, प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता कम हो जाती है और इससे संसाधनों की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। गैर नवीनीकरण के संसाधनों के तीव्र उपयोग से इन संसाधनों का जीवन काल बहुत कम हो गया है। ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और इसकी वजह से आराम से ज़िंदगी जीने की इच्छा संसाधनों का अतिदोहन प्रेरित करता है और इसकी वजह से संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। प्रदूषण, जनसंख्या विस्फोटक की वजह से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। संसाधनों के उत्खनन, अतिदोहन, परिवर्तन और उपयोग से वायु, जल, भूमि प्रदूषण हो रहा है और भू संसाधनों का विकृतीकरण हो रहा है। तेजी से बढ़ रही जनसंख्या को खाद्य उपलब्ध कराने के लिए सघन कृषि को अपनाया जा रहा है। इसकी परिणाम स्वरूप जलाक्रांत, खारेपन और मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ती जा रही है। वन संसाधनों का विकृतीकरण भी जनसंख्या की वजह से ही इसी का एक दुष्परिणाम माना जाता है। जंगलों को काटा जाता है बस्तियां बसाने के लिए, कृषि योग्य भूमि को बनाने के लिए और यह जो है पर्यावरण की प्रदूषण की समस्या को बढ़ाता है। गरीबी और जनसंख्या विस्फोट में गहरा संबंध है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या जिस जगह की या जिस देश की होगी वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा गरीबी इसका जो है एक परिणाम के रूप में उभर कर आती है। जनसंख्या सबसे गरीब देशों में अधिकतम दर से बढ़ती है। उच्च प्रजनन शक्ति को गरीबी और उच्च नवजात मृत्यु दर से जोड़कर देखा जाता है। ज़्यादा जनसंख्या से मतलब यह है कि लोग जिनका पेट भरना और रहने की जगह उपलब्ध करवाना है। गरीब देशों के संसाधनों पर अतिरिक्त भार पड़ता है अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण, जिससे स्वास्थ्य स्तर नीचे गिर जाता है। अस्वस्थ या कमज़ोर व्यक्ति को कम काम मिल पाता है, कम काम कर पाता है और उसकी आय में कमी हो जाती है। इस वजह से गरीबी के दलदल में और ज़्यादा घसता जाता है और ज़्यादा बीमारियां और परिणाम स्वरूप मृत्यु से संबंधित है। सामाजिक अशांति, जनसंख्या विस्फोट गरीबी और प्राकृतिक संसाधनों की कम उपलब्धता से भी जुड़ा हुआ है। अधिक जनसंख्या के कारण असंख्य लोग रोटी पानी, आश्रय, शिक्षा और रोजगार से वंचित रह जाते हैं और ये लोग असामाजिक तत्वों के शिकार हो जाते हैं और सामाजिक अशांति का कारण बनते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट को समाधान हम कैसे कर सकते हैं, इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। अधिक जनसंख्या पृथ्वी की जीवनदायिनी प्रणालियों को नष्ट कर देती है। अब हमें यह निश्चित करना है कि भावी पीढ़ियों को पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हों। इसके लिए कुछ ऐसी नीतियों का निर्धारण अवश्य हो गया है जो जनसंख्या को स्थिर रख सकें। इनमें से कुछ नीतियां ऐसी हैं जैसे लोगों को अवेयर करना, जागरूकता लाना, जनसंख्या के दुष्प्रभावों के बारे में उन्हें ज्ञान देना। जनसंख्या संबंधी मुद्दों को हर नागरिक मंच पर चर्चा का विषय बनाना चाहिए ताकि उसके दुष्परिणामों को लोग जान सकें और उसके प्रति जागरूक हो सकें और उसको कंट्रोल करने में वो समाज का एक हिस्सा बने। शिक्षा स्तर और प्रजनन दर आपस में जुड़े हुए हैं। अनपढ़ जनसंख्या की वृद्धि दर ज़्यादा होती है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो, विशेष तौर पर बच्चों और स्त्रियों को, ताकि प्रजनन दर को घटाया जा सके। परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए और ये भावी पीढ़ियों को प्रभावित करता है। परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों की जानकारी, स्त्रियों को शिक्षित किया जाना चाहिए और परिवार के आकार को नियंत्रित करने में उन स्त्रियों के शिक्षा स्तर और उनकी सामाजिक आर्थिक स्तर जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है। फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण के लिए परिवार को एक इकाई का रूप माना गया है। परिवार कल्याण कार्यक्रमों का उद्देश्य इन इकाइयों को संरक्षित करना एवं इनको मजबूत बनाना है। इसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आर्थिक सहायता व अन्य सेवाओं में सहायता उपलब्ध कराना परिवार कल्याण कार्यक्रमों का अभिन्न अंग है। यह कार्यक्रम परिवार में माँ और बच्चों के महत्व को बताते हैं। जनसंख्या इसी तीव्रता से बढ़ रही है तो 2080 तक यह 24 अरब हो जाएगी। इतनी संख्या में परिवार कल्याण और चिकित्सा सेवाओं का उपलब्ध कराना एक
दिव्य स्वप्न की तरह बनकर रह जाएगा। तो इन परिवार कल्याण कार्यक्रमों का आधारभूत लक्ष्य परिवार के आकार को नियोजित करना, उसको लिमिट करना, जनसंख्या को स्थिर करना है ताकि संसाधन सभी को उपलब्ध हो सके। भारत पहला ऐसा राष्ट्र था जिसने 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया और इसका उद्देश्य परिवार के आकार को ऐसे स्तर तक सीमित करना था जिसमें जन्म दर में जनसंख्या को स्थिर करने के लिए आवश्यक स्तर पर गिरावट आ जाए। इन कार्यक्रमों को अपने उद्देश्य में विफल रहे क्योंकि आज भारत की जनसंख्या 1 अरब से भी अधिक हो गई है। भारत विश्व का सिर्फ 2.4% हिस्सा है जबकि इसकी जनसंख्या विश्व की 16% है। इसमें 16% आबादी रहती है विश्व की। परिवार कल्याण के कार्यक्रम बुरी तरह से प्रभावित हुए। सन 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के मुख्य उद्देश्य 14 साल की आयु तक के बच्चों को स्कूल में मुफ्त स्कूली शिक्षा, माँ और नवजात बच्चों की मृत्यु की दर में कटौती, बच्चों में टीके से बचाने योग्य सभी बीमारियों का टीकाकरण, लड़कियों की कम से कम 18 वर्ष से पहले शादी न करना और एड्स वगैरह के प्रति जागरूक करना। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण अनपढ़ता है और छोटी उम्र में शादी करना। परिवार नियोजन, जन्म नियंत्रण एक या अनेक ऐसे कार्य, उपकरण या दवाइयों का उपयोग है जिससे जनसंख्या को जो है कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए विभिन्न तरह के तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, यह आंदोलन 1973 में शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन में पेड़ों और जंगलों को नष्ट होने से बचाने के लिए संरक्षण के उद्देश्य से ये एक अहिंसक आंदोलन था। चिपको आंदोलन का नाम आलिंगन शब्द से लिया गया है क्योंकि ग्रामीण पेड़ों को गले लगाते थे और उन्हें लकड़ी काटने वालों से बचाते थे। चिपको आंदोलन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण प्रतिरोध के गांधीवादी दर्शन पर आधारित था और यह उन लोगों के खिलाफ मजबूत विद्रोह था जो जंगलों के प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रहे थे और प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहे थे। चिपको आंदोलन 1973 में चमोली जिले से उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। उसके बाद यह देश के अन्य हिस्सों में फैल गया। इसमें एक लेडी के बारे में जो है प्रसिद्ध कहानी है, अमृता देवी, जो अपने गांव में उगे पेड़ों को बचाने की कोशिश करते हुए मारी गई थी। यहाँ महाराजा का शासन था। उन्होंने लकड़ी, महल बनाने के लिए लकड़ी मंगवाई तो वहाँ पर जो है उनके कारिंदों ने उस महिला को मौत के घाट उतार दिया। ऐसी ही घटनाओं से प्रेरित होकर अन्य ग्रामीण महिलाओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में ये आंदोलन और भी तेज कर दिया। जो वनों की कटाई और इसके भविष्य के परिणामों के बारे में जानते थे, जंगलों की सुरक्षा के लिए लड़ने वाली प्रमुख महिला नेताएं जिन्होंने वे अपनी मातृक कहती हैं, गौरा देवी, सुरेशा देवी, बचनी देवी, देव सुमन, मीरा बहन, सरला बहन और अमृता देवी थी। चिपको आंदोलन ने सुंदरलाल बहुगुणा, एक पर्यावरण कार्यकर्ता जिसने अपना पूरा जीवन ग्रामीणों को मनाने और शिक्षित करने, सरकार द्वारा जंगलों और हिमालय के पेड़ों का विनाश करने का विरोध करते हुए बिताया, के तहत गति प्राप्त की। यह वह था जिसने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से अपील की थी। उन्होंने नारा दिया कि पारिस्थितिक स्थायी अर्थव्यवस्था है। आंदोलन के एक अन्य नेता श्री चंडी प्रसाद भट्ट भी थे। उन्होंने लघु उद्योगों के विकास की वकालत की जो स्थानीय लाभों के लिए वनों के संसाधनों के स्थायी उपयोग पर आधारित थे। चिपको आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि 1980 में उत्तर प्रदेश के जंगलों में 15 साल तक पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध था। बाद में हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, पश्चिमी घाट, विंध्य में प्रतिबंध लगाया गया और सब भारतीय प्रधानमंत्री के आदेश पर देश के बाहर कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए जोरदार विरोध के बाद ये शुरू किया गया। अप्पिको आंदोलन। अप्पिको आंदोलन उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी के पास एक छोटे से गांव गुम्बीगद्दे में शुरुआत की गई। अप्पू और ममता नाम के 2 आदमियों ने इसे शुरू किया था जिसने वन विभाग को पेड़ों की कटाई पर वन नीति बदलने के लिए मजबूर किया। वन नीति को प्रभावित करने के अलावा यह अन्य भागों में भी फैल गया और इस आंदोलन के तहत वनों को बचाया गया। 8 सितंबर 1983 को एक उग्र कार्यकर्ता पांडुरंग हेगड़े ने अप्पिको गले लगाना, अप्पिको का मतलब है गले लगाना, आंदोलन को शुरू किया था। उत्तर प्रदेश में सुंदरलाल बहुगुणा
कि चिपको आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त करके, जिसमें ग्रामीणों को राज्य द्वारा गिराने से बचने के लिए पेड़ों को गले लगाया जाता था और संरक्षित क्षेत्रों के अंदर लकड़ी की कटाई के खिलाफ कोई कानून नहीं था। पश्चिमी घाटों में मोनोकल्चर मीन्स एक ही तरह की फसल उगाना, उसके खिलाफ अप्पिको आंदोलन शुरू किया गया। आज यह लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन गया है। उनके अहिंसक विरोध आंदोलन ने वन विभाग को पर्यावरण संवेदन क्षेत्र में वनों की कटाई के खिलाफ नीति में संशोधन करने के लिए मजबूर कर दिया है। पश्चिमी घाट में एक मौन क्रांति हुई। अप्पिको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अप्पिको आंदोलन के संस्थापक पांडुरंग हेगड़े थे। उन्होंने कहा कि आंदोलन पश्चिमी घाटों में संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है और इन्होंने इस आंदोलन के तहत संवेदनशील क्षेत्रों को बचा लिया गया। पेड़ों की कटाई, मोनोकल्चर वन नीति, वनों की कटाई का विरोध करने के लिए शुरू किया गया आंदोलन वन नीति को बदलने में सफल रहा। सेव साइलेंट वैली एक सामाजिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत के केरल के पलक्कड़ जिले में एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय जंगल, जिसको साइलेंट वैली का नाम दिया गया था, उसके संरक्षण के उद्देश्य से प्रेरित था। 1973 में एनजीओ द्वारा शुरू किया गया था, जिसके नेतृत्व में स्कूली शिक्षकों, केरल साहित्य परिषद ने एक पनबिजली योजना से बाढ़ की वजह से मूक घाटी को बचाया था। 1985 में घाटी को साइलेंट वैली नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया। यह दिलीप के रिवास द्वारा शुरू किया गया। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि साइलेंट वैली का जो बचाने का आंदोलन था वो किसने शुरू किया? सबसे पहले यह दिलीप के रिवास ने शुरू किया। इसकी पृष्ठभूमि में यह बात आती है कि कुंतीपुंजा नामक एक नदी है जो साइलेंट वैली से 15 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिम में बहती है। यह साइलेंट वैली के हरे भरे जंगलों में अपना मूल स्थान है। कुंतीपुंजा नदी पर स्थित सेरांद्री बिजली उत्पादन के लिए एक आदर्श स्थल के रूप में इसको पहचाना गया। 1970 में केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इस नदी के उस पार पनबिजली बांध बनाने का प्रस्ताव रखा, जो साइलेंट वैली से होकर गुजरता और 8.3 किलोमीटर वर्ग के अनछुए सदाबहार जंगलों को नष्ट कर देता और उन्हें जलमग्न कर देता। तो उसको बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए यह परियोजना रद्द करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया, जिसको हम नाम दिया गया सेव साइलेंट वैली। फरवरी 73 में योजना आयोग ने लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना को मंजूरी दी थी। 1976 में सबसे बड़ा लोकप्रिय संगठन केरल संस्था साहित्य परिषद KSSP इस परियोजना की योजना और उस क्षेत्र का निरीक्षण करता है जहां पर बांध बनाया जाना है। संगठन के राज्य सम्मेलन में बांध परियोजना के निर्माण को रोकने के लिए प्रस्ताव स्वीकार किया गया और सामूहिक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस परियोजना में लाभ को देखने के लिए कुछ राज्य विधानसभा सदस्य परियोजना के कार्यान्वयन के लिए परियोजना के आरंभ में राज्य सरकार पर दबाव डाल रहे थे। उस समय KSSP आंदोलन, जो कि तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक मूल्यांकन के वर्ष में शुरू हुआ था, जिसने राज्य सरकार को परियोजना के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया गया। इस आंदोलन के तहत बांध बनाने की परियोजना को स्थगित कर दिया गया। इस आंदोलन की वजह से साइलेंट वैली को सेव कर लिया गया। तो साइलेंट वैली वह स्थान है जहां पर जीवित प्रकृति, जीवित जानवरों की भारी मात्रा में अपना घर बनाया है और यह बांध परियोजना का निर्माण सफलतापूर्वक करने पर प्रकृति के एक हिस्से को समाप्त कर दिया जाता। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी पर विशाल बांध के निर्माण के खिलाफ 1985 में अभियान शुरू किया गया। नर्मदा बचाओ अभियान आंदोलन हमने उसे नाम दिया गया है। उसे सबसे शक्तिशाली यह जन आंदोलन है। नर्मदा भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की बहने वाली नदी है, जो यहाँ के जंगलों में बसे देसी आदिवासी लोगों से लेकर ग्रामीण आबादी की बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित संस्कृति और परंपरा के साथ विभिन्न प्रकार के लोगों का समर्थन करती है। सरदार सरोवर बांध और नर्मदा सागर 2.5 लाख से अधिक लोगों को विस्थापित करेंगे। बड़ी लड़ाई इन लोगों के पुनर्वास या उनके पुनर्वास की है और दोनों प्रस्ताव पहले से ही निर्माणाधीन है। विश्व बैंक द्वारा US और द्वारा यह समर्थित है।
नदी के किनारे 3000 से अधिक बड़े और छोटे बांध बनाने की योजना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक बहु करोड़ की परियोजना है जो सरकार के लिए बड़ा राजस्व उत्पन्न करेगी। नर्मदा घाटी विकास योजना भारत के इतिहास में सबसे वादा और सबसे चुनौतीपूर्ण योजना है। समर्थक मानते हैं कि यह 1450 मेगावाट बिजली और शुद्ध पेयजल का उत्पादन करेगा, जिसमें गांव और कस्बों के हजारों लोगों को कवर किया गया। कुछ बांध पहले से ही पूरे हो चुके हैं, जैसे तवा और बरगी बांध। लेकिन विरोधियों का कहना है कि पनबिजली योजना हजारों एकड़ जंगल और कृषि भूमि को नष्ट करके मानव जीवन और जैव विविधता को नष्ट कर देगी। यह इस परियोजना का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव होगा जो जैविक विविधता और जनजीवन और कृषि भूमि पर पड़ेगा। दूसरी तरफ यह माना जाता है कि हजारों लोगों को उनकी आजीविका से वंचित करेगा और यह माना जाता है कि तकनीकी संसाधनों के माध्यम से लोगों को पानी और ऊर्जा प्रदान की जा सकती है जो पारिस्थितिक रूप से फायदेमंद होगी। प्रमुख नेता मेधा पाटेकर के नेतृत्व में इसे अंतर्राष्ट्रीय विरोध में बदल दिया गया। इस आंदोलन की जो सूत्रधार हैं वो मेधा पाटेकर हैं। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को बढ़ावा दिया है और दुनिया भर के NGO से समर्थन प्राप्त कर रही हैं। और इस मुद्दे पर प्रदर्शनकारी मीडिया, भूख हड़ताल, बड़े पैमाने पर मार्च, रैलियां और कई वृत्तचित्र और फिल्मों के स्क्रीन के माध्यम से वो आंदोलन कर रहे हैं और वो शांतिपूर्ण विरोध करते रहे हैं। लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें कई बार परेशान करना, गिरफ्तार करना और मारा पीटा गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मीडिया के माध्यम से परियोजना से अपना ऋण वापस लेने के लिए विश्व बैंक पर दबाव बना रहा है। सुपरस्टार आमिर खान जैसी भी कई प्रसिद्ध हस्तियां जो है इस आंदोलन को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन का उसके लिए उन्होंने खुले प्रयास किए हैं और आंदोलन को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि वे यह चाहते हैं कि लोग इसमें भाग लें और सर्वोत्तम संभव समाधानों के साथ आएं। इको फेमिनिज्म इन इंडिया। इको फेमिनिज्म स्वीकृत मानदंडों के अनुसार 1974 में चिपको आंदोलन के रास्ते के साथ अपनी पहली उपस्थिति के बारे में कहा जा सकता है। हालांकि यह कई लोगों द्वारा भी लड़ा जाता है। इसमें किसानों के संघर्ष के रूप में देखा जाता है जिसका नेतृत्व किया गया है। सुंदरलाल बहुगुणा नाम के एक व्यक्ति व अन्य व्यक्ति चंडी प्रसाद ने स्थानीय लोगों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाई। काफ़ी समय के बाद उत्तराखंड की महिलाओं ने लकड़ी माफिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को आयोजित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1974 में ऐतिहासिक घटना जब घटी जब गोरादेवी गांव की महिलाओं के एक समूह ने वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले के रेनी गाँव हेमवा घाटी में पेड़ों की कटाई को रोका। 4 दिनों की सतर्कता के माध्यम से उन्होंने पेड़ों को गले लगाया था और महिलाओं ने इलाहाबाद के एक्सपोर्ट गुड निर्माता को लकड़ी की आपूर्ति के लिए राज्य वन विभाग द्वारा सौंपे गए ठेकेदार द्वारा पेड़ों को गिराने से रोका। इस आंदोलन का उद्देश्य वनों को उनके अधिकारों की बहाली की मांग करना था। उस क्षेत्र में तेजी से वनों की कटाई को रोकना था जिसमें जलाऊ लकड़ी, पानी, चारे की कमी थी और बड़ी संख्या में सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं के बाद हुआ था जो क्षेत्र में लगातार बाढ़ और भूस्खलन का कारण बने हुए थे। हालांकि यह एक आजीविका के लिए आंदोलन था, लेकिन कई इसे भारत में पारिस्थितिकवादिया के अग्रदूत के साथ साथ विकासशील दुनिया के रूप में देखते हैं। वंदना शिवा, महाश्वेता देवी, मेधा पाटेकर को विचारधारा समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। वंदना शिवा भारत में एक भौतिक विज्ञानी, पर्यावरण शोधकर्ता, स्टेइंग अलाइव, विमेन इकोलॉजी एंड सर्वाइवल इन इंडिया 1988 में प्रकाशित हुई, जो 80 के दशक के दौरान इको फेमिनिज्म की बढ़त वैश्विक प्रकृति को दिखाती है। स्त्री सिद्धांत की मृत्यु को क्रूरता से जोड़ते हैं जिसका शब्द पश्चिमी गहन कृषि के परिचय की तीसरी दुनिया के बताने के लिए करते हैं। पर्यावरण नैतिकता, एनवायरमेंटल एथिक्स मीन्स दर्शन शास्त्र की यह वह शाखा है जो कि ठीक गलत नैतिक मूल्यों की पहचान और किसी कार्य अथवा पदार्थ के मोल से संबंधित है। नैतिकता वह विषय है जो मानव और पर्यावरण के नैतिक संबंधों, पर्यावरण एवं इसके गैर मानवीय तत्व के मूल्य का नैतिक स्तर पर अध्ययन करता है। इस दशक में 70 के दशक में दर्शन शास्त्रियों ने पर्यावरण नैतिकता को एक नए विषय के रूप में संजोना शुरू कर दिया।
विश्व में पर्यावरण नैतिकता के संबंध में दो मत हैं, मानव केंद्रित और परितंत्र केंद्रित। मानव केंद्रित के अनुसार मानव को ही श्रेष्ठ माना जाता है, उसके बेनिफिट के लिए सभी कार्य किए जाते हैं। और परितंत्र केंद्र में मानव को इम्पोर्टेंस न दे के प्रकृति को जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है। उसमें ये कहा गया है कि जीवधारियों के लिए सभी प्राकृतिक संसाधन सभी जीवों के लिए बराबर हैं, सभी का बराबर अधिकार है और प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और वो मानव के अतिरिक्त एवं बाकी एनिमल्स के लिए भी हैं। मानव प्रकृति का मालिक नहीं है बल्कि एक उसका अभिन्न अंग है। पर्यावरण नैतिकता की आवश्यकता किन कारणों की वजह से हुई है? प्रकृति पर दुष्प्रभाव, दूसरा प्रकृति पर मानव गतिविधियों का प्रभाव और नैतिकता का बढ़ावा, मोरलिटी को बढ़ावा देना। कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का एक लाभ व मनोरंजन के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रत्येक मनुष्य को पर्यावरण के प्रति नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, जैसे कि प्रकृति का सम्मान करे, प्राकृतिक संसाधनों का समान वितरण, सभी के लिए प्राकृतिक संसाधन बराबर हैं, अति दोहन न करें। पृथ्वी हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, लोभ को पूरा नहीं कर सकती। इसी तरह से जनसंख्या पर नियंत्रण करें ताकि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव ज़्यादा न बने और उस पर दबाव कम बना रहे। प्राणियों और वनस्पतियों के प्रति सम्मान की भावना, हमें प्राणियों और वनस्पतियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमें खाद्य, दवाइयाँ एवं घर इत्यादि प्रदान करते हैं। संसाधनों का संरक्षण, भावी पीढ़ियों के लिए, भविष्य की धरोहर के लिए हमें संसाधनों को संरक्षित करना चाहिए। स्वच्छ अभियान, भारत सरकार ने 99 में टोटल सैनिटेशन कैंपेन के नाम से एक अभियान चलाया जिसे बाद में निर्मल स्वच्छ अभियान NBA का नाम दिया गया। शौचालय निर्माण के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता दी गई और सभी घरों में भी व्यक्तिगत, घरेलू लैट्रिन, क्लस्टर शौचालय, सामुदायिक शौचालय के साथ कवर करते हुए प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन में निर्मल भारत अभियान के पुनर्गठन के लिए अपनी स्वीकृति दी। NBA को स्वच्छ भारत मिशन में दो उप मिशनों, एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए और दूसरा शहरी क्षेत्र के लिए पुनर्गठित किया। स्वच्छ भारत मिशन SBM भारत सरकार की दृष्टि से महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में उनके 150वीं जयंती पर वर्ष 2019 में पूरे देश में स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 14 को SBM का शुभारंभ किया। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि स्वच्छता अभियान को कब शुरू किया गया? गांधी जयंती पर 150 वर्ष पूरे होने पर 2 अक्टूबर 2014 को उसको मनाया गया। SBM के क्या उद्देश्य थे? खुले में शौच का उन्मूलन, मैनुअल स्क्वेंजिंग का उन्मूलन, स्वच्छ स्वास्थ्य प्रथाओं को परिवर्तन और उनको व्यवहार में लाना। गंगा परियोजना, गंगा आंदोलन, सेव गंगा आंदोलन। गंगा बचाओ आंदोलन एक गांधीवादी अहिंसक आंदोलन है जो एक स्वतंत्र गंगा के समर्थन में भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में संतों और लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा समर्थित और संपादित है। आंदोलन की गंगा सेवा अभियान पुणे स्थित राष्ट्रीय महिला संगठन NWO के अलावा कई अन्य समान विचारधारा वाले संगठनों और कई धार्मिक नेताओं, आध्यात्मिक और राजनीतिक, वैज्ञानिक, पर्यावरणविदों और लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के नैतिक समर्थन का आउटकम है, रिजल्ट है। प्रदूषण, पर्यावरण के क्या क्या मुद्दे हैं जो गंगा के प्रदूषण से जुड़े हुए हैं? एक तो प्रदूषण का स्तर इसमें बढ़ता जा रहा है, कचरा वगैरह इसमें, रासायनिक संयंत्र, कपड़ा मिलों, भट्टियों आदि का सभी का विषाक्त जल इसमें मिलाया जाता है। दूसरा बांध, भारत के ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान 1954 में निर्मित हरिद्वार बांध ने नदी के प्रवाह को बहुत कम करके गंगा का क्षय कर दिया है, गंगा की चौड़ाई को कम कर दिया है। और फरक्का बैराज का निर्माण मूल रूप से मीठे पानी को भागीरथी नदी में निकालने के लिए किया गया था, लेकिन तब से गंगा का खारापन बढ़ता जा रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग, गंगा नदी को खिलाने वाली गंगा नदी जहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर 30.2 किलोमीटर लंबा और जो है 2.5 किलोमीटर चौड़ा हिमालय से निकलता है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह 1780 से घट रहा है और 71 के बाद तेजी से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहा है। 25 वर्षों में गंगोत्री ग्लेशियर 850 मीटर से अधिक पीछे हट गया है। तो इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए सेव गंगा आंदोलन चलाया गया है। इस पर सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं। गंगा पर परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी गई है और
गंगा के लिए स्वतंत्र निगरानी समिति बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को एक नए माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तर्ज पर स्वतंत्र आयोग के स्तर पर अपग्रेड करने का प्रस्ताव दिया है। वह आंदोलन जिसने 168 दिनों तक सबसे अधिक 168 दिनों से सबसे अधिक खबरें बनाई, उसने आयोजकों द्वारा तत्कालीन केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल द्वारा दिल्ली में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के पत्र के बाद काम शुरू करने का आश्वासन दिया था और पहले से शुरू कार्य जो हो गए हैं उन्हें भी रोका जाएगा। स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा गठित एक अंतर मंत्रालयीय समिति उसी अवधि में गंगा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले बांधों पर अपनी अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आयोजन समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि महासंग्राम केवल 3 महीने के लिए रोका जाए और सितंबर में फिर से उसे शुरू किया जाए।